नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। घने कोहरे की चादर में लिपटा है शहर। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार में भी ब्रेक लगा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। घने कोहरे की चादर में लिपटा है शहर और आम जनता की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। शीतलहर की वजह से आम जनता की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ठंड जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है और तापमान जो है वो कम से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों में कैद हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रही हैं और खास तौर पर अधिक से अधिक गर्म कपड़ों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी जीवन शैली में भी बदलाव किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी जो है लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ठंड की वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ी हैं। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में भी ठंड जो है वो बढ़ेगी और इसी की वजह से अब जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, अब उन्होंने भी निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि सामने कोहरे की मार देखने को मिल रही है और खास तौर पर ठंड का जो कहर है वो काफी ज्यादा बरप रहा है। बच्चे बुजुर्ग को भी लगातार ये कहा जा रहा है कि वो खुद अपने आप ध्यान रखें और खास तौर पर उनकी सेवा में तमाम जो परिवार के लोग हैं वो लगे हुए हैं कि उन्हें कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अधिक से अधिक गर्म कपड़े उन्हें पहनाए जा रहे हैं। अगर हम खास तौर पर खेती की बात करें तो खेती पर भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम तैयारियां जो है लगातार यहां पर की जा रही है स्थानीय प्रशासन द्वारा कि अगर कोई भी पर्यटक, कोई भी सैलानी यहां पर पहुंचता है तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और इसीलिए तमाम तैयारियां जो है वो पुख्ता करने में जुटी हुई है स्थानीय प्रशासन। और खास तौर पर स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से आप इस बढ़ते ठंड के प्रकोप से बच सकते हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल अगर बात की जाए तो प्रदेश में ठंड का जो कहर है वो लगातार बरपता हुआ दिखाई दे रहा है। आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही, लेकिन वो लोग जो दूसरे राज्यों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, आखिर उनके लिए कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए सचिन, लगातार जो ठंड है वो प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। और बात करें हरिद्वार की तो हरिद्वार में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज की अभी की बात करें तो काफ़ी कोहरा, यहाँ पर कोहरे की चादर हरिद्वार में छाई हुई है। चारों तरफ कोहरे की धुंध है, ऐसे में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो श्रद्धालु यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, गंगा स्नान करने के लिए पहुँचते हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें उठानी पड़ती है। हालांकि इंतजाम के नाम पर यहाँ पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, लोग वहाँ पर टिक सकते हैं, रुक सकते हैं, वहाँ पर हीटर के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन दिन में कुछ 1-2 घंटे के लिए धूप यहाँ पर निकलती है और फिर समय से पहले शाम को जो शीत लहरें हैं वो चलने लगती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ रही है। अभी जो मौसम विभाग का अनुमान है उसमें लगातार अभी 2-3 दिन इसी तरह से मौसम खराब रहेगा, ठंड का प्रकोप जारी रहेगा और शीतलहर चलती रहेंगी। तो अभी इस तरह का मौसम यहाँ पर उत्तराखंड में बना हुआ है, हरिद्वार में बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा है, पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ठंड पड़ रही है और शीतलहरें चल रही हैं। सचिन, बिल्कुल धर्मेंद्र, ऐसे में बात करें खासतौर पर वो सैलानी जो लगातार दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो होटल्स हैं या फिर बात करें जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि उनकी भी मुश्किलें जो हैं वो एक हद तक बड़ी होंगी? हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट हैं या श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए पहुँचते हैं तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी हो रही है। और जब कोहरा यहाँ पर रहता है तो कोहरे की वजह से जो वाहन चालक हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और हालांकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो हालांकि होटलों की बुकिंग करके लोग पहुँचते हैं अधिकतर। और उसकी बात करें तो रोडी बेल वाला और हर की पहाड़ी के पास 2 रैन बसेरे हैं जो नगर निगम द्वारा संचालित किए जाते हैं। उनमें वहाँ पर कंबलों का इंतजाम किया गया है, जो भी यात्री वहाँ पर ठहरना चाहे तो वहाँ ठहर सकता है। और साथ में वहाँ पर हीटर भी लगाए गए हैं, तो ये इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए पहुँच रहे हैं तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो ठंड की वजह से काफ़ी परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है। हालांकि कल दिन में
कुछ घंटों के लिए धूप निकली थी तो उससे कुछ राहत मिलती है, लेकिन धूप निकलने के बाद अगले दिन फिर ज़बरदस्त कोहरा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज फिर वही दिन है, कल धूप निकली थी तो आज सुबह से ही कोहरा है। कोहरे की चादर पूरे हरिद्वार में छाई हुई है। ऐसे में गंगा स्नान करने में भी काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो आने जाने वाले लोग हैं, आने में पहले तो जब मैदानी क्षेत्रों में कोहरा होता है तो वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद जाने में तो कई बार सड़कों पे इस ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से दुर्घटना भी हो जाती है। तो बिल्कुल काफी धर्मेंद्र, दिक्कतों और का ऐसे सामना में कर अगर हम सकते हैं बात कि करें लोगों को खासतौर यहाँ पर पर करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, सचिन, तो जो लोग दिल्ली से खासतौर पर हरिद्वार जाते हैं या फिर बात करें अलग अलग राज्यों से हरिद्वार पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, तो क्या जो टाइमिंग है क्या उसमें अधिक बढ़ोतरी हो गई है? क्योंकि कोहरा जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और रात में जितनी भी बसें चलती हैं उनके लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा तमाम ड्राइवर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोहरा है, ठंड है, तो जो अब हमारा अगर कहीं दूरी पहुंचने की 4 घंटे की दूरी है तो वो बढ़ के अगर डबल नहीं कह सकते तो 1.5 गुना बढ़ गई है। 4 घंटे का सफर अब 6 घंटे का करीब हो गया। ठंड की वजह से रफ्तार बहुत कम हो गई है गाड़ियों की। और ऐसे में जो बस चालक हैं या अन्य जो भी यात्री आते हैं, अपनी कारों से भी आते हैं, तो धुंध की वजह से चलने में दिक्कत परेशानी हो रही है सड़कों पे और रफ्तार बहुत कम रहती है धुंध के कारण। तो उससे जो दूरी है, जो समय है, वो काफ़ी वेस्ट भी हो रहा है, समय बढ़ गया है। तो ठंड के वजह से ही ये सब कुछ परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। और अभी मौसम विभाग का जो अनुमान है, लगातार इसी तरह से ही 2-4 दिन मौसम ऐसे ही खराब रहेगा। उसके बाद ही कई लोगों को राहत मिल सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी है, ठंड का कहर यहाँ पर जारी है। लोग अपने गर्म कपड़े पहन के चले और अपना इंतजाम करके, अगर आप पहाड़ों में घूमने के लिए आना चाहते हैं, टूरिस्ट बन के यहाँ पर आना चाहते हैं, तो अपने गर्म कपड़ों का इंतजाम करके पहले यहाँ पर चलें। उसके बाद ही ये भी ध्यान रख के चलें कि कोहरे की वजह से या कहीं बर्फबारी की वजह से आपको 1-2 दिन फंसना पड़ सकता है। तो ये पूरे इंतजाम करके अगर आप चलेंगे, पहले से आपका माइंड सेट रहेगा, तो आपको कम परेशानी यहाँ पर उठानी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। लगातार नजर आप बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट सब आपसे लेते रहेंगे। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक युद्धवीर को 21 लाख रुपए का चेक सौंपा है। इस दौरान विधायक ने बताया कि यह राशि राम भक्तों द्वारा अपनी स्वेच्छा से दी गई है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग जरूर करें। और मसूरी में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस में आप के कार्यकर्ता के शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है। आपके शहरी महामंत्री अंकुर सैनी ने बताया कि उत्तराखंड में पार्टी की बढ़ती जनाधार से बीजेपी और कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं, जिसको लेकर अब उनके नेता ओछी हरकत करने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीट पर पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कुंभ मेले की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाए। स्वच्छता अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और जनता का सहयोग भी लिया जाए। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के मानकों का पूर्णतः पालन कराया जाए। कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कुंभ के दृष्टिगत व्यापक जन जागरूकता अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद उत्तराखंड में सभी केंद्रों में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह नजर आया। वहीं कहीं कहीं केंद्रों को गुब्बारों से सजाया भी गया। आज पहले दिन प्रदेश के सभी 13 जिलों में 34 बूथों पर 3000 से अधिक हेल्थ वर्करों को कोविड का टीका लगाया गया। देहरादून जिले में 5, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 4 बूथ,
नैनीताल में 3 और बाकी जिलों में 2-2 बूथों पर टीकाकरण किया गया। पहले चरण में केंद्र की ओर से प्रदेश के 10,07,000 सरकारी और निजी अस्पतालों के हेल्थ वर्करों, 1,640 केंद्रीय स्वास्थ्य कर्मचारियों, 3,450 आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की डोज निर्धारित की गई है। और वही लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 16 जनवरी यानी आज से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई थी। अगर बात करें तो बीते तारीख की तो 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं बात की जाए तो आज भी यह खबर जो है लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। और इसी बीच में आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में देहरादून के दून अस्पताल में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन के बाद भी जनता को कोरोना वायरस से सतर्क रखने को कहा है। साथ ही विपक्षी पार्टियों को निशाने पर भी लिया गया। सीएम रावत ने कहा कि यह बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, इससे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। तो 16 जनवरी की तारीख जो कि बेहद महत्वपूर्ण तारीख थी और पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। और अगर बात की जाए तो आज भी तमाम तस्वीरें जो है वो सुर्खियां बटोरेंगी, क्योंकि कल तमाम तैयारियों के साथ एक महाअभियान की शुरुआत हुई थी। और वही वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राज्य में कुल 33 सेशन इसके स्टार्ट हुए हैं। 50,000 हमारे हेल्थ वर्कर हैं। पहले फेज में जो हमको 1,13,000 वैक्सीन मिली हैं, हम उन 50,000 लोगों का टीकाकरण करेंगे। सेकंड फेज में जो हमारे 50+ जो लोग हैं उनको लिया जाएगा, जो कोमॉर्बिड हैं उनको लिया जाएगा थर्ड फेज में। इस तरीके से इसका चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हमको अपने वैज्ञानिकों पर, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम टीका, भाजपा का टीका नहीं लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। हमारे वैज्ञानिकों की जो राय है उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए। हमको अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास रखना चाहिए। जो ऐसे में आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से यहां पर पीएम मोदी के संबोधन के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसे शुरू किया गया और किस जिले को कितनी डोज दी गई है। हरिद्वार को 18,050 डोज दी गई है, नैनीताल को 12,010 डोज जो है यहां पर दी गई है, उधम सिंह नगर को 8,680 डोज यहां पर मिल चुकी है, टिहरी को 7,107 डोज दिए गए और रुद्रप्रयाग को 2,580 डोज जो है वो दिए गए थे। पिथौरागढ़ को 5,820 डोज, चमोली को 4,880 डोज और इसी के साथ बागेश्वर को 3,320 डोज जो है वो दिए गए थे। अल्मोड़ा को 6,970 डोज। और अब अगर बात की जाए तो आखिर कितने सेंटर्स बनाए गए थे, तो वैक्सीनेशन को लेकर 34 सेंटर बनाए गए थे। देहरादून में 5, हरिद्वार में 4 सेंटर, टिहरी में 2, पौड़ी में 2, उत्तरकाशी में 2 केंद्र बनाए गए थे, रुद्रप्रयाग में 2, चमोली में 2, अल्मोड़ा में 2, चंपावत में 2 सेंटर्स थे, पिथौरागढ़ में 2 सेंटर्स थे और नैनीताल में 3 सेंटर्स थे। उधम सिंह नगर में 4 और बागेश्वर में भी 2 सेंटर्स थे। देहरादून में 5 थे और हरिद्वार में 4 सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए थे। और इस बीच में आखिर आपको क्या करना है और क्या नहीं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टीका लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में आधा घंटा आराम करना है। समस्या होने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। घर जाने के बाद अगर समस्या हो तो तुरंत वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। कोवैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। डॉक्टर हर 2 दिन पर फोन कर स्वास्थ्य की स्थिति पर अपडेट लेते रहेंगे और टीका लगाने के बाद आराम की बेहद जरूरत है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु कि आखिर किस तरीके से आपको टीका लगने के बाद आपको खुद प्रिकॉशंस बरतने हैं।
और उस बीच में आपको जानकारी दें कि आखिर वैक्सीनेशन को लेकर दुष्प्रभाव जो है वो क्या देखने को मिलेंगे, इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। टीका लगाने की जगह पर थोड़ा दर्द हो सकता है, टीका लगने के बाद हल्का बुखार हो सकता है और सिर में दर्द, थकान, मांसपेशियों में भी दर्द हो सकती है। कोवैक्सीन के टीके वाली जगह पर सूजन आ सकती है, शरीर में दर्द और उल्टी, खांसी जैसी जो ये लक्षण है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये फिलहाल अगर बात की जाए तो दुष्प्रभाव वैक्सीन लगाने के बाद आपको हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतने हैं इसकी भी जानकारी हमने आपको दी है और हर 2 दिन पर आपको स्थानीय डॉक्टर जिसने आपको टीका लगाया है वो आपके घर फोन कर ये पता लगाता रहेगा कि आखिर आपकी जो स्थिति है फिलहाल कैसी बनी हुई है। उत्तराखंड के दून मेडिकल अस्पताल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टीकाकरण का शुभारंभ किया। दून मेडिकल अस्पताल के वार्ड बॉय शैलेंद्र को सबसे पहले कोविड-19 का टीका लगाया गया। शैलेंद्र से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ ने, सुनिए। कोविड वैक्सीन का अब इंतज़ार खत्म हो चुका है पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में जो कोविड वैक्सीन का टीकाकरण है वो आज से शुरू हो गया है। सबसे पहले जिस व्यक्ति को जो ये टीका लगा उनका नाम है शैलेंद्र, ये वार्ड बॉय हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनका एक्सपीरियंस किस तरीका है। शैलेंद्र जी, किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको लग रहा है टीका लगने के बाद? ठीक है, सबसे पहले तो हम पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को टीकाकरण की बधाई देंगे। जो सपना हमारे मोदी जी ने देखा था और आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने भी प्रथम टीका लगाया, वो साकार हो गया है और हमें पहले से ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है। और ये भी बताएंगे जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, देश के वासियों से, प्रदेशवासियों से यही कहेंगे किसी भ्रांतियों में ना फंसें। टीकाकरण पूर्णतः सुरक्षित है। हमें प्रथम टीका लग चुका है, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। हम स्वस्थ आपके सामने खड़े हैं और पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। सर, किस तरीके की सलाह आपको डॉक्टर ने दी टीके के बाद? ठीक है, सलाह हमें प्रथम चरण का टीका लगा है, दूसरे चरण के टीके के लिए हमारे मोबाइल पे भी मैसेज आएगा। और बाकी सलाह में ये दी गई है कि शाकाहारी अपनाएं, स्वस्थ खाना खाएं, बस डाइट पूरी रखिए। जो मोदी जी ने कहा है अभी ढिलाई नहीं करनी है, कड़ाई से पालन करना है। किसी तरीके की कोई परेशानी तो आपको नहीं लग रही? क्योंकि देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसके लिए कहा जा रहा है कि वैक्सीन के बाद लोग बीमार हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों के लिए कोई मैसेज है आपके पास? 2005 से हम सेवा करते आ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्यकर्मी सारे यहाँ खड़े हैं। ऐसी कोई भ्रांति होती तो हम कितनी बीमारी से ग्रस्त हो जाते। कोई भ्रांति नहीं है। आप पूर्णतः इंजेक्शन लगाइए। प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, देशवासियों से भी टीकाकरण पूर्णतः सुरक्षित है। बच्चों का टीकाकरण होता है, फायदा ही मिलता है बच्चों को, वही टीकाकरण इसी में है। तो यही बात हम देशवासियों से कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू शैलेंद्र जी। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र जो कि वार्ड बॉय हैं दून मेडिकल अस्पताल के। और सबसे पहला जो टीका है उत्तराखंड के दून मेडिकल अस्पताल का वो इन्हीं को लगा और उनका कहना है कि ये टूटा पूरी तरीके से सुरक्षित है। और प्रदेशवासियों से भी उन्होंने अपील की है कि किसी तरीके की टीके को लेकर भ्रांति ना फैलाएं। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। और वहीं पिथौरागढ़ में भी कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया। जिला चिकित्सालय में सबसे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया। पिथौरागढ़ में 2 बूथों में जिला और महिला चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन किया गया। पहले दिन 178 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। सतपाल महाराज ने वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और वैक्सीनेशन को पहाड़ के लिए उत्तरायणी की सौगात बताया। पूरे प्रदेश भर के साथ काशीपुर में भी कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में एसीएमओ अविनाश खन्ना और काशीपुरा चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीके सिन्हा के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन नेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ। कोरोना नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह को पहला टीका लगाया गया। इस मौके पर एसीएमओ ने बताया कि कार्यक्रम जिले के खटीमा, रुद्रपुर, बाजपुर और काशीपुर में किया जा रहा है और प्रत्येक केंद्र पर 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य भी रखा गया। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने देश के डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर भरोसा रखें।
और वही वैक्सीनेशन शुरू होने पर एसीएमओ का क्या कुछ कहना है, सुनिए। काशीपुर जो हमारा केंद्र है उसमें 10 लोगों का हम लोगों ने टीकाकरण कर लिया है। वे लोग अंडर ऑब्जर्वेशन है। उसमें हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जिनको वैक्सीनेशन साइट पे हल्का सा पेन है। उसके अतिरिक्त कोई उसमें जो है इसके अतिरिक्त कोई और जो है उसमें उनको कोई परेशानी नहीं है। जनता को इन सब अफवाहों से दूर रहना चाहिए, दुष्प्रचार से दूर रहना चाहिए। जिस तरह से कोरोना ने अपना आतंक पूरे देश में फैलाया था, उसी तरह से यह कोरोना की अब प्रधानमंत्री की पहल पर जो वैक्सीन ढूंढ ली गई है और इसमें किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से वैक्सीन ये लोगों को लगाई जा रही है, आइए जानते हैं इसका ताज़ा हाल क्या है यहाँ पर वैक्सीन के। सर, जिस तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है इसके लेकर क्या इंतजाम किया गया, किस तरह का लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और कितने लोग अब तक लग चुकी है? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संबोधन के उपरांत ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हो गया, जिसमें उधम सिंह नगर में अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो यहाँ पे 4 जगहों पे ये कार्यक्रम जारी है, जिसमें रुद्रपुर और हमारा काशीपुर, आपका बाजपुर और खटीमा में प्रत्येक सेंटर पे जो है 100 लोगों का लक्ष्य निर्धारित है और अभी तक काशीपुर में लगभग 12 लोगों का टीकाकरण लग चुका है और अभी तक किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्टेड नहीं है। केवल एक हमारे डॉक्टर साहब को हल्का सा पेन हुआ था इंजेक्शन साइट पे, उसके अलावा और कुछ नहीं है और ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। मैं बताना चाहूँगा, इसमें किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से लोगों को बचना चाहिए और संभवतः धीरे धीरे करके जो हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह के हमारे डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि अभी तक 12 लोगों को जो है वैक्सीन लग चुकी है और इसका कोई अभी तक किसी को साइड इफेक्ट हुआ है। एक डॉक्टर साहब को लगी जिनको हल्का सा पेन हुआ था तो उन्हें अभी जो है उसमें रखा गया अपनी सुरक्षा की दृष्टि में, वो जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे कोई किसी को दुष्प्रचार नहीं है। उनकी अब लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीन लगाई जाएगी लोगों को और उसका जो लक्ष्य पूरी तरीके से साबित किया जाएगा। काशीपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।